एक तरफ शांति की बात और एक तरफ मिसाइलों की बौछार। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अमेरिका लगातार कह रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत बहुत अच्छी भी चल रही है, लेकिन ये कैसी बातचीत है कि इधर बातचीत की बात हो रही है और उधर मिसाइलों की बरसात हो रही है। दोस्तों, इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूं, आज दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। 12 यूएस के ट्रूप्स घायल होने की खबर है क्योंकि ईरान ने यूएस के सऊदी अरेबिया में एक बड़े बेस पर अटैक किया है। और जब ये अटैक हुआ उसके बाद तुरंत खबर ये भी आई कि ईरान के परमाणु केंद्र और स्टील फैक्ट्रीज पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। और इजराइल के इस अटैक के बाद ईरान ने पलटवार कर दिया है, कहते हुए कि अब इसकी कीमत इजराइल को चुकानी होगी। तो ये किस तरह की बातचीत है कि युद्ध जारी है और बातचीत भी जारी है, और क्या यही एक तरीका है जिसकी वजह से, जिसके जरिए युद्ध के बीच बातचीत के लिए ईरान को मजबूर किया जा रहा है? इस सबसे तफसील से मैं बात करूंगी। और आज हमारे साथ बॉबी नकवी जी जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, बॉबी नकवी जी भारतीय हैं, गल्फ न्यूज के पूर्व में एडिटर रह चुके हैं, पत्रकारिता का लंबा अनुभव है और दुबई में बहुत लंबे वक्त से रह रहे हैं, लेकिन संयोग से आज लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बॉबी जी, बहुत स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए कि आप इस खबर को, फिलहाल जो ताजा खबर आई है कि 12 यूएस के ट्रूप्स घायल हैं ईरान की स्ट्राइक से सऊदी अरेबिया के एयरबेस पर, उसको किस तरह से लेते हैं? जी नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और सलाम। देखिए, ये जो आज जो घटनाएं हुई हैं, सुल्तान एयरबेस पे सऊदी अरेबिया के हमला हुआ है, करीब 12-13 यूएस सोल्जर्स घायल हैं, और सुन रहे हैं कि 2 रिफ्यूलिंग के एयरक्राफ्ट भी डैमेज हुए हैं। इससे पहले ईरान के ऊपर भी ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, यूएस और इजराइल के। ये हमले जो 48 घंटों में हो रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही हैं कि आप टेबल पे आइए और हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो पॉइंट्स हैं, एजेंडा है, उस पर बात करिए। ईरान भी शायद यही चाहता है और अमेरिका भी ये चाहता है। तो अब देखना यह है कि इतनी जो ताबड़तोड़ जो हमला हो रहा है, जाहिर बात है कि इस माहौल में कोई बातचीत तो हो नहीं सकती। देखिए, जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान ने ये साफ कर दिया है कि जब तक पूरी तरह से हमले हमारे ऊपर नहीं रुकते, और जो लेबनान में भी जो हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह के ऊपर, या उस फ्रंट पे जो हमले चल रहे हैं, उस पे भी रोक लगनी चाहिए, तभी कोई बातचीत के बारे में हम सोच सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक तरह से ईरान का स्टैंड ठीक भी है, क्योंकि ईरान को 2 बार जो है अमेरिका पेट में छुरी भोंक चुका है, 2 बार खंजर भोंक चुका है। एक बार हमने देखा पिछले साल जून में, और इस बार जब ये 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी, उसके ठीक 2 दिन पहले यानी 26 फरवरी को तीसरा जो है राउंड चल रहा था जिनेवा में, और उसके 2 दिन बाद यानी ये अटैक जो है शुरू हुआ है शनिवार को 28 फरवरी को, और अगला राउंड जो है मंडे को होना था। तो अब देखिए, इसमें जंग की जो शुरुआत हुई है 28 फरवरी को, इजराइल और अमेरिका ने अचानक हमला किया और उनकी पूरी लीडरशिप को डिकैपिटेट कर दिया, यानी मार दिया, पूरे करीब 44 लोग, इंक्लूडिंग जो उनके सुप्रीम लीडर हैं। तो जाहिर बात है कि ईरान इस टाइम जो है वो कहना चाहिए कि एक जख्मी शेर की तरह बैठा है। उसके पास कुछ लूटने के लिए बचा नहीं है। जो लूटना था लूट चुका है, और जो नुकसान होना था नुकसान उठा चुका है। तो वो उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल एक क्राइसिस है। ये एक ऐसी लड़ाई है, ये आर या पार की लड़ाई है। तो जाहिर बात है कि वो ये उम्मीद करता है और ये डिमांड रख रहा है कि जब तक पूरी तरह से जंग रुकेगी नहीं, हम ये बातचीत शुरू नहीं करेंगे। जी। ये लेकिन इस बीच जब ये लगातार बयानबाजी हो रही थी, ईरान के परमाणु केंद्र और स्टील फैक्ट्रीज पर हमला किया गया इजराइल द्वारा, फिर पलटवार करते हुए ईरान ने कह दिया कि जवाब देंगे। आईआरजीसी की तरफ से बयान आ गया कि अमेरिका और इजराइल से जुड़ी जो कंपनियां हैं, वो कर्मचारी यहां से निकल जाएं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये चेतावनी किस तरह से आईआरजीसी की ली जाए एक ऐसे माहौल में जब माना जा रहा है कि 10 दिन का अपनी तरफ से अमेरिका ने युद्ध विराम दिया है। देखिए, आईआरजीसी पहले भी साबित कर चुका है कि अगर वो कोई चेतावनी देता है तो उसके बाद फिर हमला करता है। इससे पहले जब हमने देखा कि जब ईरान की पार्स गैस फील्ड के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद बाकायदा ईरान ने अपनी एक लिस्ट इशू की थी और कहा था कि सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई में इन गैस के ठिकानों पे, गैस की फैसिलिटीज़ पे और तेल के ठिकानों पे हम हमला करेंगे, और उसके बाद वही किया। इसमें हमें, अगर आपको याद हो कि कतर में एक जो सबसे बड़ी जो गैस का जो टर्मिनल है, रस लफान इंडस्ट्रियल यूनिट, वहाँ पे हमला हुआ, और वो शायद अब फैसिलिटी 3 से 5 साल के लिए वो
प्रोडक्शन से बाहर हो गई और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर का रिपेयर करने में खर्चा आएगा। वहीं उन्होंने सऊदी अरेबिया पे भी अटैक किया था और यूएई पे भी अटैक किया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि उनकी ईरान इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि ईरान की हर धमकी को सीरियसली लेना चाहिए। तो अगर आप इजराइल और अमेरिका अगर उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक कर रहे हैं, उनके पावर प्लांट पे अटैक कर रहे हैं, सुनते हैं आज की कोई उनका जो बुशेयर न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर भी कोई प्रोजेक्टाइल्स गिरे हैं, तो अगर आप हमला करते हैं तो फिर ईरान फिर चुप नहीं बैठेगा, ईरान भी पलटवार करेगा। उसके पास कैपेबिलिटी है और इंटेंट है और विल भी है। जी, ये इसको इस तरह से नहीं लिया जाए बॉबी जी कि फिलहाल ईरान ये चाह रहा है कि अभी तो बातचीत हो तो या तो उसकी शर्तों में हो या फिलहाल बातचीत ना हो, थोड़ा और लिवरेज लिया जाए, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के इंपॉर्टेंट ठिकानों पर हमला कर रहे हैं तो फिर बातचीत इस पे मतलब मेरे समझ नहीं आया कि ये बातचीत के लिए प्रेशर कैसे इस्तेमाल होगा इसको। देखिए ईरान की शुरू से एक स्ट्रैटेजी रही है, खास तौर पर से जब से उनकी लीडरशिप को डीकैप्टिवेट किया गया, तो ईरान को ये एहसास है कि वो अमेरिका एक जो सुपर पावर है, वो इतनी बड़ी आर्मी है, उनकी इतनी बड़ी एयरफोर्स है, एक बहुत बड़ा जखीरा है, और दूसरी उनकी फाइनेंशियल ताकत जो है ईरान से बहुत बड़ी है, और उसके साथ में जो उसका जो एलाई है इजराइल है, वो भी एक बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत है, और उनके पास टेक्नोलॉजी के और पैसे के संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तो उसको मालूम है कि ये लड़ाई जो है ये बराबरी की है नहीं, इसीलिए उन्होंने लड़ाई को है हॉरिजॉन्टली बढ़ाया और उसमें करीब करीब जो है 13 कंट्रीज को एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना दिया। खास तौर पे से जो 6 गल्फ की कंट्रीज हैं वहाँ पे जो इनके 13 जो जो गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पे हमला किया और काफी हद तक डैमेज पहुंचाया है। तो जाहिर बात है कि ईरान जो है उसकी कोशिश ये है कि ये लड़ाई लंबी से लंबी चले, और इस लड़ाई के चलते उनकी स्ट्रैटेजी शायद ये है कि अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पर से जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, 6 गल्फ कंट्रीज़ हैं, वो एक दिन थक के और इस लड़ाई को रोक देंगे और कुछ मांगे ईरान की मान लेंगे। लेकिन सर ये इस थकावट में ईरान की भी तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, मतलब सबसे बड़ा जो कैजुअलिटीज हो रही है वो ईरान में हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी ईरान को है। अगर आप स्टेट ऑफ हार्मोज को छोड़ दें तो कौन सी लेवरेज है इसके वक्त मतलब ईरान के पास, तो वो भी तो ये चाहेगा ना कि बातचीत हो, और बातचीत तो उसके हित में भी है ना। जी देखिए, आपका अगर सवाल का अगर छोटा जवाब चाहिए तो जाहिर बात है कि इस मौके पे जब ईरान के 90,000 से ज़्यादा सिविलियन ठिकानों पे हमले हुए हैं, उनकी बिल्डिंगें और उनके घर डैमेज हुए हैं, उनके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस डैमेज हुए हैं, और उनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है जाहिर के उस पर ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। लेकिन यहाँ पे देखिए मामला ये है कि अगर ईरान को मालूम है कि ईरान अगर इस वक्त अगर नीचे बैठा तो उसका तो उसकी कंट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस जंग से इजराइल खास तौर पे से वो ईरान को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता है, वो ईरान को डिवाइड करना चाहता है, और वो सीरिया और लीबिया जैसे करके उसको ईरान को भी छोड़ना चाहता है। तो उनके लिए तो एक ये आर या पार की लड़ाई है। तो ठीक है, उनका डैमेज हो रहा है जी, उनका डैमेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, जाने भी उनकी बहुत ज़्यादा गई हैं, लेकिन वो लोग मैदान में उतरे हुए हैं और वो इसके लिए तैयार हैं कि नुकसान चाहे जो कुछ भी हो वो घुटने नहीं टेकेंगे। जी तो बॉबी जी क्या इसको इस तरह से लिया जाए कि अंत में ईरान को कैसे भी करके बातचीत को मनाने के लिए अमेरिका को कोई तो ऐसी पेशकश करनी पड़ेगी जो ईरान के लिए विन विन सिचुएशन हो, और क्या वो जो सैंक्शंस उस पर लगे हैं दशकों से, ऐसा कोई बड़ा मतलब निकल कर आ सकता है क्या? देखिए जाहिर बात है कि ये ऐसा जंग जो है ऐसी मुकाम पे पहुंचा हुआ है कि जिसमें दोनों में से एक पार्टी को नीचे झुकना पड़ेगा। अब ऐसा लगता नहीं कि ईरान नीचे झुकेगा, क्योंकि ईरान को यह लगता है कि उसका जो है पलड़ा भारी है, क्योंकि उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट उसने इम्पोज किया है। एक तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी जो है वो उसके पास है, और उसको मालूम है कि इस ब्लॉकेट की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर और क्या असर पड़ रहा है, इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ रहा है, रीजनल इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, तो वो इसको लेवरेज जरूर करेगा। अब यहाँ पे देखना यह है कि अमेरिका ऐसा क्या ऑफर कर सकता है कि जिससे ईरान तैयार हो जाए कि साहब आप बातचीत जो है शुरू करिए। देखिए यहाँ पे ईरान, मुझे ये ऐसा लगता है, मेरा ऐसा सोचना है कि ईरान एक दो चीजें डिमांड कर सकता है, हालांकि उन्होंने अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। दो चीजों पे वो शायद अगर इनिशियल स्टेज पे, जो ये स्टेज है
अभी जंग चूंकि चालू है और उसको जंग को खत्म, ये दो चीजें डिमांड कर सकता है। पहली कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में सीज फायर के बाद कोई ना कोई किसी किस्म का दखल रखेगा, यानी वो डिसाइड करेगा कि क्या कंट्रोल हो। ट्रैफिक वो जरूर खोलेगा, लेकिन तेल का ट्रैफिक खोलेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि कितने तेल के टैंकर यहाँ से जाएंगे, कितने आएंगे। एक किसी किस्म का वो कंट्रोल रखेगा। और दूसरी चीज ये कि उनके ऊपर जो अमेरिका ने जो तेल को जो अनसैंक्शन किया था, करीब 140 मिलियन बैरल जो आज़ादी, जो परमिशन दी है ईरान को कि आप ये तेल को बेच सकते हैं, उसकी शायद वो मियाद कहेगा कि ये 30 दिन से मियाद जो है वो 90 दिन या 180 दिन कर दी जाए। मेरे ख्याल से जब ये दोनों अगर मान ली जाए तो शायद ईरान तैयार हो बातचीत के लिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जो अमेरिका के जो एलाई है इजराइल, उसको ये लगता है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब घबरा के ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मोज के बंद होने से, उससे घबरा के कोई एक बड़ा कंसेशन ईरान को न दे दें। यही चीज यही परेशानी देखिए गल्फ कंट्रीज की भी है कि उनको ये लगता है कि ऐसा नहीं हो कि जब स्ट्रेट हॉर्मोज की बात हो तो उस टेबल पे जिस पे बातचीत हो उस टेबल पे हम लोग मौजूद ना हो, क्योंकि जाहिर बात है कि गल्फ कंट्रीज जो है वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं इसमें, क्योंकि उन्हीं का तेल सबसे ज़्यादा पूरे मार्केट में जाता है। ओपेक का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो सऊदी अरेबिया है, और उनके पास सबसे बड़े दूसरे नंबर के नॉन रिजर्व्स भी हैं वेनेजुएला के बाद। तो जाहिर बात है कि वो लोग भी परेशान हैं कि ऐसा कोई कंसेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब न दे दें ईरान को जिससे हमारा नुकसान हो। जी। तो आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत से लोग ये कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है और दिख भी रहा है, कि वेस्ट एशिया की पूरी पॉलिटिक्स इस युद्ध ने बदल दी और आगे भी बदलेगा। लेकिन ये कहना कि अमेरिका का यहाँ से बोरिया बिस्तरा बाय बाय कर दिया जाएगा और यहाँ पर ईरान अपना प्रभुत्व कायम कर लेगा, क्या ये बहुत जल्दबाजी होगी? तब जब आप खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया के देश भी ऐसा कुछ भी होता है स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर उसमें अपना दखल चाहेंगे। दो, हमने अभी देखा जेलेंस्की सऊदी अरेबिया पहुंचे हुए हैं। हमने ये भी देखा कि ओमान और बहुत हद तक एक और देश मतलब ईरान के इस बीच करीब जाता दिखा। वहीं सऊदी अरेबिया और यूएई का रुख अमेरिका की तरफ अभी भी है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इतनी बदल जाएगी वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स, या बदल गई है कि बिल्कुल अमेरिका को बिल्कुल झेलने के लिए तैयार नहीं रहेंगे ये स्टेट से, कहते हुए कि नहीं आपका होना हमारे लिए नुकसान पहुंचाने वाला है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से ये आपकी बात सही है कि थोड़ा सा इसमें जल्दीबाजी होगी। देखिए ये जो रीजन पूरा रीजन है ये सिर्फ खाली तेल क्रूड ऑयल के लिए नहीं, गैस के लिए भी बहुत क्रिटिकल रीजन है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए। यानी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी इसी रीजन के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा, आपने ज़रूर सुना होगा कि करीब करीब 33% जो है वो खाद, यानी नाइट्रोजन बेस्ड जो खाद होती है जैसे यूरिया है, बिल्कुल इसी रीजन से आती है। और दूसरा ये सबसे बहुत बड़ा एक सोर्स है प्लास्टिक के लिए, प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स के लिए, जिससे सारी चीज़ें बनती हैं, चाहे वो दूध के पैकेट हों या दूसरे किस्म के अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक हों। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें जो इनपुट होता है, जो रॉ मटेरियल होता है वो इस रीजन से ओरिजिनेट होता है। यानी एक तरीके से देखिए ये रीजन जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो जाहिर बात है कि अमेरिका को ये लगता है कि इस रीजन को कंट्रोल वो हमेशा करता रहेगा पेट्रो डॉलर के थ्रू, और उसको जो है वो लगता है कि अगर इस रीजन से वो बाहर जाएगा तो उसका वक़ार या उसका रसूख जो है उसमें कमी आएगी। अब लेकिन इसके साथ साथ हमें देखिए फैक्ट्स जो हैं ग्राउंड पे उसको भी हमें देखना चाहिए। आज की डेट में क्या हुआ है? आज की डेट में ये हुआ है कि इनके जो 6 कंट्रीज में 13 बेसेस थे उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर का अगर उस पर यकीन करें तो वहाँ के जो बेस हैं लगभग खाली कर दिए गए हैं, और वहाँ के जो 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 अमेरिका की सेना के जो अधिकारी या जो सोल्जर्स थे वो अब रिमोट वर्किंग कर रहे हैं, यानी उनको होटलों में रखा गया है और दूसरी जगह रखा गया है। तो जाहिर बात है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अब लड़ाई जब भी ख़त्म हो, ये जंग जब भी ख़त्म हो, तो सवाल उठेगा कि भाई ये जो 13 बेसेस हैं इनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा होगा वो कौन देगा। फिर सवाल दूसरा उठेगा कि क्या ये बेसिस इस रीजन में चाहिए, इस रीजन को नुकसान होगा या नफ़ा होगा या फ़ायदा होगा। तो ये सारे सवाल देखिए बात के लिए हैं। अभी तो फिलहाल जो है अमेरिका एक जंग लड़ रहा है, सुपर पावर है, और वहीं ईरान जो है बहुत कड़ाई से उसका मुकाबला कर रहा है, और लगता नहीं कि ईरान जो है कोई अपने घुटने टेकेगा। ईरान ने पहली बार शायद एक अमेरिका को ये जता दिया है कि ये लड़ाई आसान नहीं है, इस लड़ाई में हम पीछे नहीं झुकेंगे, और अगर हम झुकेंगे
तो फिर इससे ग्लोबल इकोनॉमी को भी ले डूबेंगे। ये शायद उनका मकसद है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। जी। अब इस बीच खबर ये भी है कि ये 10 दिन जो है ट्रंप थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं ताकि बूट ऑन द ग्राउंड जैसा कुछ किया जाए, और खार्ग आइलैंड को लेकर तमाम तरह की थ्योरीज चल रही है इंटरनेशनल मीडिया में। आप मुझे ये बताइए सर, आपको क्या ये बात समझ में आती है कि ये क्या इतना आसान होगा खार्ग आइलैंड पर अमेरिका कब्जा कर ले? मतलब आप खार्ग आइलैंड पर ही उतर गए, हो सकता है आप कब्जा भी कर लें, तो कब्जा करने के बाद आप डिफेंड कैसे करेंगे खुद को? क्योंकि ये अभी तक तो हवाई हवाई चल रहा है सब कुछ, फिर तो आप जमीन पर ही उतर गए ना। देखिए, जब अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो मेन जो आखिरी जो इन्वेजन हुआ था वो 2003 में हुआ था, जब उन्होंने इराक को इन्वेड किया था और सद्दाम हुसैन को टॉपल किया था, उनके रजीम को। उसमें क्या हुआ था? उसमें देखिए, खाली अमेरिका की कम से कम जो है 1,95,000 से ज्यादा की फौज थी। ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और यूके मिला के वो फौज जो है करीब करीब 3 लाख की फौज थी, जिसमें उसका स्टेजिंग ग्राउंड जो है कुवैत था। वहां से वो लोग एंटर किए, बसरा से होते हुए बगदाद पहुंचे। वहां पे बगदाद में उन्होंने पूरे बगदाद के ऊपर कब्जा कर लिया। अब देखिए, इसमें एक 30 कंट्रीज का कोलिशन था और 45 कंट्रीज जो है साथ में थी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आज का, अगर उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आज सिर्फ अमेरिका और इजराइल अकेले खड़े हैं। उनके पास वो ये कहते हैं कि साहब ग्राउंड असॉल्ट जो है, मीडिया के हिसाब से, सरकारी तौर पे व्हाइट हाउस ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया के हिसाब से अगर माने तो एक फौज जो है उसका मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है। अब ये 5,000 10,000 मरीन क्या कर लेंगे? अगर अगर खर्ग आइलैंड पे मान लीजिए कि कुछ लोगों को, कुछ हजार मरीन्स को उतार भी दिया, तो उसको फिर आप 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, कितनी देर के लिए आप कब्जा कर सकते हैं? जाहिर बात है कि अगर वहां पे मरीन्स रहेंगे, वो जो आइलैंड है मुश्किल से 12 मील है ईरान की कोस्ट से, और दूसरे साइड से जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो वहां पे मरीन्स की रसद पहुंचाना, खाने पीने का इंतजाम करना, उनका सारी चीज करना, वो कैसे होगा? क्या आप सप्लाई लाइंस वहां पे बनाएंगे? तो देखिए, ये सब कहना आसान है। मुझे ये लगता है कि सिर्फ ये एक अपना वो थोड़ा दबाव सा की राजनीति, दबाव की राजनीति है। दबाव डाल रहे हैं कि साहब हम आपके यहाँ घुस जाएंगे, आपका ईरान के ऊपर कब्जा कर लेंगे, उनकी टेरिटरी को कैप्चर कर लेंगे। इतना सब आसान नहीं है। ना तो ईरान वेनेजुला है, ना सीरिया है, और ना इराक है। देखिए, इराक में एक होस्टाइल पॉपुलेशन थी, जो मेजॉरिटी शिया पॉपुलेशन है, वो सद्दाम हुसैन के खिलाफ थी। तो इसीलिए 24 घंटों में, 48 घंटों में सद्दाम हुसैन की सेना जो थी, वो करीब करीब 5 लाख की सेना थी, वो सब भाग खड़ी हुई। यहाँ पे देखिए मामला उल्टा है। यहाँ पे जो ईरानी जो लोग हैं, वो अमेरिका के खिलाफ हैं, वो इसराइल के खिलाफ हैं। तो ऐसा देखिए, ये बहुत मुश्किल काम है ईरान की टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना, या फिर खर्ग के ऊपर जो आइलैंड है उसके ऊपर कब्जा करना, और उसके ऊपर फिर वहां से कोई एक आप ग्राउंड असॉल्ट करना। जी। ये आपने बात बोली, और आप इराक का जिक्र कर रहे हैं। दर्शकों को बहुत अच्छे से पता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आज भी इराक में अमेरिका वो नहीं कर पाया जिस उद्देश्य से उतरा था। जी हाँ, बस एक देखिए, आखिरी, सद्दाम हाँ हुसैन जी। को गिराने के लिए तो मुश्किल से कुछ दिनों में सद्दाम हुसैन का रजीम जो है वो गिर गया था। आपको याद होगा, वो एक फेमस जी। तस्वीर है जिसमें सद्दाम हुसैन की बगदाद में मूर्ति गिराई गई थी। वहां तक बहुत जल्दी पहुंच गए थे। लेकिन फिर भी देखिए, 2003 से लेके उनको करीब करीब 9 साल लग गए थे। सुन्नी इंसर्जेंसी जो उसके बाद जो शुरुआत हुई थी, 9 साल लग गए थे उसको स्टेबलाइज करने में। आज तक इराक को स्टेबलाइज नहीं कर पाए हैं। आज भी वहां पे मिलिशियाज जो है वो एक्टिव हैं। तो ये सब देखिए, ये सब काम, ये कहने की बात है, ये सीरिया नहीं है, ये लेबनान नहीं है, ये वेनेजुएला नहीं है। इसको ये अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और उनके रणनीतिकार जो पेंटागन में बैठे हैं या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में हैं, उनको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये मामला दूसरा है। जी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने इतना वक्त बिताया है दुबई में और इतने टाइम से आप दुबई में ही है, मैं ये जानना चाहती हूँ, कुछ तस्वीरें बहरीन से आई हैं इस बीच। आज भी एक वीडियो आई है, वो काफी वायरल हो रही है, जिसमें मिसाइलें गिर रही हैं ईरान की बहरीन पे, और वहां के लोग उसको इंजॉय कर रहे हैं। बहरीन के अलावा मैं ओवरऑल स्थानीय लोगों का मूड जानना चाहती हूँ आपसे। वहां जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहरी लोग हैं, उनका नहीं, जो वहीं के लोग हैं, वो इसको किस तरह से ले रहे हैं? क्या कोई डिवाइड है, या फिर अब वो एक बोरियत आ गई है कि अब बहुत हो गया, अल्टीमेटली नुकसान तो हमें ही हो रहा है? देखिए, ये बड़ा एक पेचीदा, बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू होता है। देखिए देखिए, जाहिर बात है कि जो अरब पॉपुलेशन है या मुस्लिम पॉपुलेशन उस रीजन में है, उनका एक ओवरऑल सिंपैथी है फिलिस्तीन के मामले में। ठीक है, वो इसराइल के खिलाफ है। अब अगर आप उससे नीचे आइए, अब बहरीन में देखिए, बहरीन में करीब 60-65% या उससे ज्यादा जो है मेजोरिटी वहां पे शिया है।
तो उनको थोड़ा सा ईरान से एफिनिटी है। और इससे पहले भी बहरीन में इस बात को लेके, ईरान के इन्वॉल्वमेंट को लेके, और वो कुछ काफ़ी डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, उसमें सऊदी अरेबिया से फौज भेजी गई है उस डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के लिए। कुवैत में अगर देखें तो कुवैत में भी अच्छी खासी जो है शिया पॉपुलेशन है। सऊदी अरेबिया में जो ऑयल के जिन प्रोविंसेस में जो ऑयल है, जो ईस्टर्न प्रोविंस है, वहाँ पे शिया जो है 12-13% है। अब इसमें देखिए, इसमें ये एक थोड़ा सा एक अरब वर्सेस पर्शियन भी हो जाता है। देखिए अरब, ये जो पॉपुलेशन है ये अरब पॉपुलेशन है, एथनिकली दे आर डिफरेंट, दो दे उनकी सिंपैथी जरूर हो सकती है, लेकिन इतना कोई ब्लैक एंड व्हाइट अगर उसको वो करने की कोशिश की जाए तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। देखिए इराक जाहिर बात है कि इराक मेजॉरिटी शिया कंट्री है और उनके ताल्लुकात ईरान से बहुत ज़्यादा हैं, तो जाहिर बात है कि पूरी सिंपैथी उनके ईरान के साथ में है। ओवरऑल देखा जाए तो जो मूड है वो स्ट्रीट पे, अब गल्फ कंट्रीज में जैसे कुछ दोहा या दुबई या रियाद को हटा दें तो एक तरह से सिंपैथी फिलिस्तीन इशू पे हो सकती है। लेकिन अब जैसे जैसे ये वॉर बढ़ रही है और इससे जब वॉर का जो असर जो आम लोगों के ऊपर पड़ रहा है, तो जाहिर बात है कि देखिए वॉर कोई नहीं चाहता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। देखिए ये जो 3-4 जो शहर हैं, अबू धाबी है, दोहा है, रियाद है, दुबई है, ये एक ग्लोबल, कहना चाहिए कि ग्लोबल जो है हब्स की तरह उभरे हैं। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो है ग्लोबल एमएनसीज के हेडक्वार्टर्स हैं, वो जॉब जनरेट करते हैं, दुनिया भर के लोग वहाँ पे काम करते हैं। खाली दुबई में 200 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ काम करती हैं। तो जाहिर बात है कि वॉर की वजह से जो डिस्टर्बेंस होता है वो लोगों को वो पसंद नहीं होता, उनकी लाइफ जब डिस्टर्ब होती है। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है जी। तो ये सवाल मैंने इसलिए पूछा सर, क्योंकि होता क्या है, सोशल मीडिया में ना एक नैरेटिव चलता है कि नहीं पूरा अरब मुल्क जो है वो ईरान के साथ है, बट ऐसा होता नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि युद्ध शुरुआत में लोगों को 2020 मैच ऐसा लगता है, लेकिन जिन पर बीत रही होती है ना, जिनका व्यवसाय, जिनका कामकाज ठप होता है, वही जानते हैं कि इससे उनको कितना झेलना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी सर। आखिरी में क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन के तौर पर, जो छूटा है अभी तो बताएं। नहीं, बस हम तो यही दुआ करते हैं कि भाई ये जंग जो है किसी के फेवर में नहीं है, ना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये जंग से कोई होगा, आप ना रीजन के लिए अच्छा है और ना ईरान के लिए अच्छा है, ना इसराइल के लिए अच्छा है। देखिए ये जंग खत्म होनी चाहिए। ये जंग मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो ये कोविड से भी बहुत बड़ा डिसरप्टर होगा। और अगर आपके दर्शकों को, जो दर्शक यहाँ पे हिंदुस्तान में जो बैठ के देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं है। देखिए ये जो आग जो लगी हुई है रीजन में, उसकी खाली आंच नहीं आएगी, इससे हर आदमी दुनिया का झुलसेगा। आने वाले टाइम में सप्लाई लाइन्स इफेक्ट होंगी, इनकम लेवल्स जो हैं कम होंगे, रोजगार जाएगा, बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ेगा, फार्म सेक्टर पे असर पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे असर पड़ेगा। ये देखिए एनर्जी की अगर सप्लाई अगर डिसरप्ट होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स पे पड़ता है और अल्टीमेटली फिर इनकम लेवल्स पे पड़ता है। तो दर्शकों को यही उम्मीद करना चाहिए, दुआ करना चाहिए कि ये जंग किसी तरह जल्दी खत्म हो जी। बिल्कुल, और पढ़ना शुरू हो गया है भारत में, लोग लाइनों में लगे हैं एलपीजी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ।